एडवर्ड चुपचाप उदास बैठा था। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लड़के की ताकत इतनी बढ़ गई है। उसे ऐसी कोई चीज देखने की उम्मीद नहीं थी। उसने समझाया कि आज जो एमएल ने दिखाया वो एक पुराने जादूगर की तरह था जिसका नाम एस्टाल। ऐसी ताकतें उसी की टीचिंग में थीं। मिकी मुस्कुराया और कहा कि ये बस एक इत्तेफाक है। एडवर्ड ने फिर से पूछा, क्या ये सच है? तो लड़का जल्दी से बोला कि हाँ। वो समझ गया कि उसके पिता किसकी बात कर रहे हैं। वो था ट्वाइलाइट मेज। उसे हर जगह से निकाला गया था और आखिर में वो बिना किसी निशान के गायब हो गया। मिकी सोचने लगा कि शायद उसके पिता ने उसे बहुत हल्के में लिया है, क्योंकि जो उसने पहले दिखाया वो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। एडवर्ड ने भी ये बात मान ली, लेकिन कहा कि उसने पढ़ा है कि इस लेवल की ताकत को कंट्रोल करने के लिए बहुत टैलेंटेड होना पड़ता है। एडवर्ड ने मिकी को उसकी अपनी बात याद दिलाई कि कुछ लोग ऐसे टैलेंट के साथ पैदा होते हैं। मिकी हंसते हुए बोला, मैं एक मार्कविस का बेटा हूँ। एडवर्ड ने सोचा कि जब मिकी इतना कह रहा है तो वो उस पर भरोसा करेगा। लड़के ने पूछा कि उसे बुलाया ही क्यों गया था, क्या सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए? एडवर्ड ने कहा कि विस्काउंट नोस्ट्रो उसका दोस्त है, लेकिन वो टीचर बनने लायक नहीं है। लड़के ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उससे पढ़ेगा। फिर एडवर्ड ने गंभीरता से पूछा, तुमने ये सब दिखाकर मुझे क्या समझाना चाहा? मिकी मुस्कराया और कहा कि इसमें कुछ खास नहीं था, बस वो थोड़ी भावनाओं में बह गया था। अब उसकी बारी थी एक गंभीर सवाल पूछने की। क्या उसके पिता नोस्ट्रो को यहाँ से निकाल देंगे? मिकी जानता था कि उसके पिता नोस्ट्रो को अकेला ऐसा इंसान मानते हैं जो उनके बराबर है। और ये बात समझ में आती थी, क्योंकि एक फैमिली का हेड होना अकेला काम होता है। लेकिन मिकी को ये सब पसंद नहीं था। फिर भी वो जानता था कि उसका पिता बिना वजह कुछ रिस्क नहीं लेता। मार्कविस समझ गया कि लड़के ने ये सब क्यों किया। मिकी ने अपनी तरफ अंगूठा दिखाते हुए कहा कि अब वो नोस्ट्रो को कंट्रोल में रखेगा। उसने अपने पिता की तरफ देखा और सोचा कि वो ऐसा इसलिए करेगा ताकि जो कुछ उसके पिता ने इतने सालों में बनाया है वो एक दिन बर्बाद न हो जाए। कुछ समय बाद काउंट आसरा टेबल पर बैठा था, सिर दोनों हाथों में पकड़े हुए। वो बड़बड़ा रहा था कि ये सब क्या बकवास है। वो गुस्से में था क्योंकि वो एक ऐसे लड़के से हार गया था जो बस चौथे सर्कल तक ही पहुंचा था। उसने सिर झुका लिया। अब जब मार्क्विस वाल फर्गस ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया तो अब कुछ बदला नहीं जा सकता था। तभी एक आवाज आई, तुम हार गए और अब तुम्हें अपनी बातों का जवाब देना होगा। नोस्ट्रो ने सिर उठाया। सामने मिकी खड़ा था। मिकी ने पूछा, याद है ना हमने क्या तय किया था? नोस्ट्रो को याद आया कि उसे मिकी का स्टूडेंट बनना था। उसने कुछ कहने के लिए हाथ उठाया, लेकिन फिर रुक गया। उसने हाथ जोड़ लिए। उसे लग रहा था कि ये पूरी सिचुएशन ही अजीब है। लड़का शुरू से जानता था कि वो जीतेगा, तो फिर शर्त में ये क्यों रखा कि हारने वाला स्टूडेंट बनेगा? तभी उसे समझ आया ये सब पहले से ही प्लान किया गया था, और सिर्फ शर्मिंदा करने से भी ज्यादा कोई घटिया मकसद इसके पीछे था। कमरा गंभीर और तनावपूर्ण माहौल। विस्काउंट नोस्ट्रा ने मिकी की ओर ध्यान से देखा और सोचा, यह शायद एक परीक्षा है। शायद अभी भी मेरे पास एक मौका है। मिकी ने पूछा, क्या आप समझते हैं कि मेरा इशारा किस ओर है? नोस्ट्रा ने उत्तर दिया, यह हमारे परिवार का भविष्य है। मिकी ने कुर्सी पीछे खींची और कहा, जारी रखें। नोस्ट्रा ने कहा, मिकी ने लंबे समय से सभी से छिपाया है कि वह ड्यूक रेले से बदला लेना चाहता है, उनके परिवार द्वारा किए गए कृत्यों के कारण। मिकी चुपचाप सुनता रहा। नोस्ट्रा ने अपने हाथ फैलाए और मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। मिकी ने पूछा, क्या आप सोचते हैं कि मैं बदला लेना चाहता हूं? नोस्ट्रा चुप रहा। मिकी ने सिर झुकाया और कहा, मेरा शिष्य बहुत बोलता है, चुप रहो और मुझे शिक्षक कहो। नोस्ट्रा ने झुककर पूछा, क्या आप वास्तव में मेरे शिक्षक बनेंगे? मिकी ने तुरंत पुष्टि की। नोस्ट्रा ने देखा कि मिकी मजाक नहीं कर रहा था, वह गंभीर था। नोस्ट्रा ने सोचा, मुझे किसी भी कीमत पर इसे रोकना होगा। नोस्ट्रा ने मासूमियत से कहा, आप जानते हैं कि मैं 7वें सर्कल का जादूगर हूं और आपके पिता का अच्छा मित्र भी। मिकी ने उसकी बात काटते हुए कहा, ऐसी बातें कहना बंद करें। मिकी ने मेज की ओर इशारा करते हुए कहा, एक जादूगर द्वारा किया गया वादा तोड़ा नहीं जा सकता। यह एक शपथ है और यदि इसे तोड़ा गया तो सर्कल नष्ट हो जाएंगे।
गुस्से में खड़ा हो गया और कहा, मैं तुमसे बड़ा हूं और मेरे पास अधिक सर्कल्स हैं। मिकी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब यहाँ है। मिकी गंभीर हो गया और कहा, मैं जानता था कि आप इससे बचने की कोशिश करेंगे। नोस्ट्रा चुपचाप बैठ गया, कोई आपत्ति नहीं कर सका। बाहर खुले मैदान में मिकी ने नोस्ट्रा को शिष्य कहकर पुकारा। मुश्किल से उसे शिक्षक कह पाया। नोस्ट्रा ने सोचा, अगर मैं उसके निर्देशों का पालन नहीं करता तो मेरे सर्कल्स नष्ट हो जाएंगे। मिकी ने कहा, अब मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। ने अपने हाथों को मुट्ठी में भींचते हुए कहा, मैं सुन रहा हूं शिक्षक। मिकी ने सोचा, नोस्ट्रा को नष्ट करना सबसे अच्छा विकल्प नहीं है, वह उपयोगी हो सकता है। मिकी ने पूछा, क्या कुछ ऐसा है जो आप जानना चाहते हैं? नोस्ट्रा ने आंखें बंद करते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं। मिकी ने कहा, आपके अस्थिर सर्कल्स के बारे में क्या? मिकी ने उसकी छाती की ओर इशारा करते हुए कहा, यह इसका प्रमाण है। नोस्ट्रा ने याद किया कि थोड़े से प्रयास में भी उसका दिल दर्द करने लगता था। वह दर्द से घुटनों के बल गिर गया। मिकी ने कहा, सर्कल्स तब तक स्थिर नहीं हो सकते जब तक कि वे बिजली से पहले न हों, लेकिन जो ऐसा कर सकता है उसे प्रेरित कहा जाता है। नोस्ट्रा ने सोचा, मैंने प्रेरित की विधि का उपयोग किया है, यह इसकी कीमत है। मिकी ने कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सर्कल्स को स्थिर कैसे किया जाता है। मिकी ने झुककर कहा, अब अपनी मना जादुई ऊर्जा मुझे दो। नोस्ट्रा ने सोचा, क्या मार्कविस ने उसे बताया? नोस्ट्रा ने नर्वस होकर हंसते हुए कहा, पूरा द्वंद्व मिकी की योजना थी। मिकी ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, बस करो, झूठी बातें बनाना बंद करो। उसने कहा कि विस्काउंट अभी भी ये नहीं समझ पाए कि उस ड्यूल का असली मकसद क्या था। जब तुमने चौथे सर्कल की पर अटैक की तभी मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ, मिकी ने कहा। विस्काउंट ने तुरंत पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? मिकी ने अपने दिल की ओर इशारा किया। नोस्ट्रा एकदम चौंक गया। उसने अपना सीना छुआ। मिकी ने समझाया, तुम लगातार अपनी छाती पकड़ते हो, जो कि एक आम लक्षण है उस मैच के लिए जिसकी मैजिक सर्कल स्थिर नहीं है। वो मान चुका था कि वॉल्फर्गिस के खून वाला लड़का ये सब नहीं समझेगा, लेकिन जमीन पर बैठा वो इंसान सब कुछ सुन रहा था। तुम ज्यादा देर तक इस हालत में जिंदा नहीं रह पाओगे, मिकी ने कहा, और जो भी कोशिश करोगे उससे हालत और खराब होगी। नोस्ट्रा को ये एहसास हुआ कि एक मैच के तौर पर वो मर सकता है, लेकिन मिकी ने कहा, सिर्फ एक मैच के तौर पर नहीं, एक इंसान के तौर पर भी। नोस्ट्रा को यकीन नहीं हुआ। निक ने कहा, बचने का एक ही रास्ता है, अगर विस्काउंट वाकई बचना चाहता है। तुम्हें वो मैजिक सर्कल्स खुद ही खत्म करने होंगे जो तुमने धोखे से पाए थे, और तब तुम्हारी मना उस लड़के को ट्रांसफर हो जाएगी। नोस्ट्रा के लिए ये एक बड़ा झटका था, एक ऐसा सच जिसे पचाना आसान नहीं था। मिकी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मना उसे मिलेगी और नारा उसकी कट्स को स्टेबल कर सकेगा। हर किसी को इसका फायदा होगा। मिकी रुका, इसका मतलब ये भी है कि विस्काउंट 5वें सर्कल तक गिर जाएगा, पर मेरे होते हुए ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हारा टीचर बनूंगा। लेकिन नोस्ट्रा तैयार नहीं था। वो गुस्से में चिल्लाया, 5th सर्कल, क्या तुम्हें अंदाजा भी है मैंने ये सब पाने के लिए कितनी मेहनत की है? मिकी ने कहा, तुमने सर्कल्स नहीं कमाए, तुमने एक कैंसर पाला है। जब मैं अतीत में वापस गया था उस वक्त तुम धीरे धीरे मर रहे थे क्योंकि तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की थी, और आखिरकार तुमने उस लालच को अपना लिया और उसकी सज़ा भी पाई। मिकी ने कहा, सिर्फ चलने से कोई बच्चा बड़ा नहीं बनता। 7वें सर्कल का मैच बनना क्या मायने रखता है अगर तुम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल ही न कर सको? तुमने ये सर्कल्स इसलिए बनाए क्योंकि तुम अपने पिता के सामने खुद को कमतर महसूस करते थे। इनका कोई सच्चा मतलब नहीं था, ये बस एक नकली दिखावा था। उसने नीचे देख रहे आदमी की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम सोचते हो कि मार्कविस को कुछ पता नहीं? नोस्ट्रा ने मार्कविस के बारे में सोचा, तो क्या वाकई एडवर्ड सब जानता था? बिल्कुल, मिकी ने कहा। उसने अपने पिछले जीवन में भी कुछ जानने का दिखावा नहीं किया आखिरी वक्त तक, लेकिन ये उसकी गलती थी। मिकी ने पूछा, अब समझे तो मैं क्या कहना चाहता हूं? फिर उसने साफ कहा, मार्कविस के बेटे को इस्तेमाल करने की तुम्हारी चाल नाकाम रही। विस्काउंट ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अतीत को याद किया,
जब मार्कविस एक पहाड़ी पर खड़ा होकर उसे अपना दोस्त कहा करता था। मैं बहुत कुछ झेलकर यहाँ तक पहुंचा हूँ, एडवर्ड ने कहा था। मैं कई बार मरते मरते बचा, लेकिन ये सब तेरी वजह से है। लोग सोचते हैं कि मैंने ये सब अकेले किया, पर मैं जानता हूँ नोस्ट्रा, तू कितना बेहतरीन इंसान है। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तेरी हिम्मत ही तेरा असली हथियार है। तू कभी रुका नहीं, हमेशा आगे बढ़ा। विस्काउंट कुछ कहना चाहता था, पर मार्कविस ने उसकी बात काट दी। याद रख, इस पूरी दुनिया में अगर मैं किसी पर भरोसा करता हूं तो वो सिर्फ तू है। मार्कविस मुस्कुराया और नोस्ट्रा की आंखों में अंधेरा छा गया। उसने धीरे से कहा, मिकी, फिर खुद को सुधारा। टीचर। सर झुकाकर उसने कहा, मैं तुम्हारा ऑफर स्वीकार करता हूं। मेरी मना ले लो और इन सर्कल्स को खत्म कर दो। एक उदास मुस्कान के साथ जादुई सर्कल्स उसकी हथेलियों में चमकने लगे। उन्हें देखकर हीरो ने सोचा, 5वें सर्कल। वो उन्हें मुट्ठी में भींचने लगा। मिकी ने ठंडी आवाज में कहा, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। वहीं नोस्ट्रा सिर झुकाए बैठा रहा। उसकी मना, उसका गर्व, अब सब कुछ जा चुका था। हीरो ने हल्की सी मुस्कान के साथ गर्दन झुकाई। उसके चेहरे पर थोड़ी सी झिझक थी। हर दिन उस उदास विस्काउंट को देखना आसान नहीं है। थोड़ी पर हाथ रखते हुए उसने महसूस किया, मैंने अपना पहला काम बेहतरीन तरीके से पूरा किया है। नीचे देखते हुए जादूगर ने सोचा कि जिस चिंगारी से आग भड़क सकती है, उसे अभी बुझाना जरूरी है। आंखें मिचमिचाकर हीरो ने याद किया, 7 साल बाद एक तबाही आएगी। लेकिन उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि दांव पर क्या लगा है। सैंड्रा ने अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया। उसकी आंखें चमक उठीं। ठीक 7 साल बाद मेरी भविष्यवाणी के अनुसार राक्षस प्रकट होंगे। राक्षस की लाल आंखें चमकीं। पंखों वाले दानव आसमान में उड़ चले। भविष्यवाणी पर भरोसा न करना एक भारी भूल साबित हुई। दुनिया तैयार नहीं थी इन दानवों का सामना करने के लिए। इनकी ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन कोई भी जीव ऐसा नहीं था जो इनका सामना कर सके। एक राक्षस ने एक आदमी को मुट्ठी से रौंद डाला। 7वीं रात को जब आयरन वॉल का किलान मारा गया, तब पूरी साम्राज्य को एहसास हुआ कि ये तबाही कितनी भयानक है। खून से लथपथ कवच, टूटी तलवारें जमीन पर गिरी थीं। लोगों ने हीरोज को बुलाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राक्षसों ने आधा साम्राज्य नष्ट कर दिया था। एक मंदिर की दीवार पर एक विशाल क्रॉस लटक रहा था। हीरोज वहां इकट्ठा हो रहे थे, योद्धा जो राक्षसों से लड़ सकते थे, यहां तक कि उन्हें काबू में भी कर सकते थे। आर्गो की स्क्वाड के मेंबर्स आगे की ओर आत्मविश्वास से देख रहे थे। हीरो ने सिर पीछे झटकते हुए सोचा, सबसे जरूरी अब है। छत की ओर देखते हुए उसे याद आया, पिछली जिंदगी में कोई भी उस भविष्यवक्ता पर विश्वास नहीं करता था। वो उससे 2 साल छोटी थी, मतलब अब उसकी उम्र करीब 8 होगी। लड़की ने हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर सिर झुका लिया। उसकी भविष्यवाणी घातक साबित हुई थी। कोई भी उसकी चेतावनियों को सुनने को तैयार नहीं था। महल के दरवाजे बंद कर दिए गए थे रिग्रेशन से पहले। कैसेंड्रा की भविष्यवाणी में उस हीरो का जिक्र था जो मानवता की मदद को आएगा, लेकिन वो नहीं आया, क्योंकि किसी ने कैसेंड्रा की बातों पर भरोसा नहीं किया। भौहें चराते हुए मिकी ने सोचा, अगर कोई भविष्यवाणी पर विश्वास ही न करे तो उसका क्या मतलब रह जाता है। उसे अंदाजा नहीं था कि कैसेंड्रा के साथ आगे क्या हुआ, पर इतना जरूर समझ गया, उसकी जिंदगी भी शायद एक दुखद अंत तक पहुंची। अब मिकी का सबसे बड़ा मकसद था इतिहास को खुद को दोहराने से रोकना। ऊपर देखते हुए उसने ठान लिया, इस बार मैं खुद वॉरियर्स की सिलेक्शन में हिस्सा लूंगा। कलम हाथ में ली और सोचा कि लायन को बुलाना चाहिए जो इस काम में मदद कर सके। हाथ पर झुकते हुए जादूगर ने महसूस किया, मुझे एक समस्या है। कलम हवा में रुक गई। कागज की तरफ देखते हुए हीरो सोचने लगा, कैसेंड्रा का क्या किया जाए। लड़की मंदिर से भाग गई थी, क्योंकि किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। सर खुजलाते हुए मिकी ने बड़बड़ाया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ गई। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी, किसी भी कीमत पर उसे ढूंढना है। आंखें बंद करके उसने उस तक पहुंचने का तरीका सोचने की कोशिश की। तभी किसी ने ऑफिस का दरवाजा खोला। मोर्टन कमरे में झांका और पूछा, मास्टर यहाँ क्या कर रहे हैं। लड़के ने दोनों हाथ सिर के पीछे रखे और बोला, कुछ खास नहीं।
बस ऐसे ही। क्या बात है? मॉर्टन ने कहा। कोई आया है जो ज़रूरी बातें करना चाहता है। हीरो ने आंखें बंद की और अंदाज़ा लगाया। लायन होगा। बटलर चौंका। आपको कैसे पता? हीरो कुर्सी से उठा और बोला, उसे अंदर भेज दो। दरवाज़ा खुला। लड़का पीछे मुड़ा और मुस्कुरा दिया। जैसे ही उसने अपने दोस्त को मुट्ठी भींचते देखा, नाइट ने फौरन पूछा, ट्रेनिंग का सोच रहा है? मिकी कुर्सी पर बैठ गया, आंखें बंद कर ली। लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या इंगेजमेंट की तैयारी करनी है? तलवारबाज ने हंसते हुए जवाब दिया, ट्रेनिंग ज़्यादा ज़रूरी है, और वैसे भी मुझे शादी नहीं करनी। उसकी बात सुनकर लड़के ने नजरें झुका ली। जब मिकेलर की टीचिंग्स की बात आई तो उसने हामी भरी, मगर एक शर्त रख दी। लायन ने भौहें चराकर पूछा, क्या चाहिए तुझे? टेबल पर हाथ मारते हुए वो उठा और दोस्त के पास आया। हमने सिर्फ टेम्पल जाने की बात की थी, उसने याद दिलाया। मैजिशियन ने सीने पर हाथ बांध कर कहा, हाँ, मगर अब मेरी कुछ नई शर्तें हैं जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। नाइट ने गहरी आवाज में पूछा, अब क्या चाहिए? प्रोटैगोनिस्ट ने पलटकर पूछा, क्या तुम्हारे डोमेन में कुछ प्रॉब्लम है? टेबल पर झुककर तलवारबाज ने पूछा, किस बारे में बात हो रही है? जैसे ही डंजन शब्द सुना वो कांप गया। शर्म से नजरें फेर ली। लायन ने धीमे से कहा, मुझे कुछ नहीं पता उस जगह के बारे में। मिकी ने भौहें उठाई, तू झूठ बोलना नहीं जानता दोस्त। लड़का हंस पड़ा, क्यों झूठ बोलूंगा? धीमे से मुस्कुराते हुए उसने कहा, तेरे घर वालों को उस डंजन का पता 1 साल पहले लग गया था। वहां मैना की भारी मात्रा मिली थी। एक आंख रखते हुए उसने आगे बताया, काउंट पावलोव ने सोचा ये मैना डिपॉजिट वाला डंजन है और एक रिसर्च टीम भेज दी। नाइट चौंका, तुझे ये सब कैसे पता? मैजिशियन ने बाहें मोड़कर कहा, क्योंकि वो डंजन था ही नहीं, बस किसी को समझ नहीं आया था वो जगह असल में थी क्या। रिसर्च टीम के ज़्यादातर लोग गायब हो गए थे। रिग्रेशन से पहले काउंट ने 5 स्क्वाड्स भेजे थे, मगर शायद ही कोई लौटा। तलवारबाज सोने के पहाड़ों की बैकग्राउंड में खड़ा था। पावलोव्स की फैमिली रॉयल फैमिली से शादी इसलिए करना चाहती थी क्योंकि डंजन में इन्वेस्ट करने के बाद उनके पास पैसे नहीं बचे थे। सर पे हाथ रखते हुए लायन ने कहा, अगर किसी को ये सब पता चल गया तो हमारे घर में कोई रैट है क्या? प्रोटैगोनिस्ट ने इनकार किया, नहीं, ये बात मर्कनरीज में अफवाहों की तरह फैली है। लड़के ने आंखें सिकुड़ते हुए, डंजन का क्या? मिकेल मुस्कुरा दिया, वो एक प्राचीन शहर के खंडहर हैं, वही असली टेंशन की वजह है। पावलोव फैमिली परेशान है क्योंकि उस जगह ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है। लड़के ने भौहें उठाई, मुझे इसमें दिलचस्पी है और बहुत उम्मीदें भी हैं। नाइट ने गंभीरता से पूछा, मतलब? उसने हाथ उठाकर कहा, रिसर्च टीम वापस नहीं लौटी क्योंकि ये कोई नॉर्मल डंजन नहीं था, क्लियर ही नहीं हो सकता। लड़के ने नीचे देखा। रिग्रेशन से पहले पावलो फैमिली उस जगह से निकल ही नहीं पाई। आखिर में उन्हें कुछ नहीं मिला। किसी अनजान ने गोल्ड के पहाड़ों पर खड़े होकर उस जगह का हर राज खोल दिया और सब कुछ ले गया। मैजिशियन कुर्सी पर बैठा और बोला, मैं उनकी जगह वहां जाऊंगा, उन खंडहरों को एक्सप्लोर करूंगा। तलवारबाज चौंका, तू वो कर सकता है जो एक्सपर्ट्स नहीं कर पाए। प्रोटैगोनिस्ट ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, डंजन्स को समझने के लिए मैजिक की बेसिक नॉलेज चाहिए और वो मुझे है। वायन ने सिर पकड़ लिया और गुस्से में पूछा, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाता है तू? मिकी मुस्कुरा दिया, इससे तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मैं कामयाब हुआ तो हमें पता चलेगा असली सच क्या है, और अगर नाकाम रहा तब भी कोई हानि नहीं। लड़का मान गया। नाइट ने सोचते हुए ठुड्डी पर हाथ रखा, और ट्रेनिंग? लड़के ने वादा किया, मैं तुझे सब कुछ सिखाऊंगा जो मैं जानता हूँ। हाथ हवा में उठाते हुए तलवारबाज ने कहा, ट्राई करने में क्या हर्ज है, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं। लायन ने उसकी बातों में उस आदमी की डरावनी शक्ल की कल्पना की और बोला, मेरी हाँ का मतलब ये मत समझना कि सब तय हो गया है, आखिरी फैसला हमेशा पिता का होता है। मैजिशियन कुर्सी से उठा, होंठों पर मुस्कान थी। अब जब सब तय हो गया है तो मैं अभी के अभी मार्कविस से मिलने जा रहा हूँ, उसने कहा। एडवर्ड ने झुंझलाते हुए आंखें ढक ली। अपने बेटे के सामने बैठते हुए उसने याद दिलाया, हमने तय किया था कि तुम रॉयल फैमिली से बात करोगे। ये पावलोव्स वाला नया पागलपन क्या है? प्रोटैगोनिस्ट ने गंभीरता से कहा,
ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मार्कविस ने सीधा उसकी आंखों में देखा। क्या तू फिर उनके लैंड्स में जाकर कोई नई चाल चलाना चाहता है? परिवार में बवाल मचाना चाहता है? मिकी ने ऊपर देखा और कहा, नहीं, मैं वादा करता हूं कि अपनी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। मैंने लायन से पहले ही डील कर ली है। एडवर्ड ने हाथ में खून से सना डंडा पकड़ रखा था। मैजिशियंस के वादे कभी टूटने नहीं चाहिए, उसने कहा। लड़के ने नजरें चुरा लीं। मन में सोचा, पिता पुराने दोस्त के लिए तो हमेशा इतने सॉफ्ट रहे, पर मेरे लिए क्यों नहीं? प्लीज वो डंडा नीचे रख दीजिए, उसने कहा। एडवर्ड ने हथियार कंधे पर टिका दिया। ये डंडा नहीं, ये स्टाफ है। आंखें सिकोड़ते हुए मैजिशियन बोला, लगता तो है जैसे किसी हर्क को मारने वाला क्लब हो। हथियार सामने करते हुए मार्कविस बोला, जिस चीज को भी मैज पकड़े वही स्टाफ बन जाती है। मैंने इससे डेमोनिक क्रीचर्स का शिकार किया है। ये जो खून के निशान हैं, उन्हीं के हैं। जब मिकेल ने पूछा, मैज का स्टाफ खून से सना क्यों है, तो एडवर्ड ने भौहें चरा लीं। मिकेल ने हल्के से मुस्कुराकर दोनों हाथ आगे किए। ये सिर्फ वादा नहीं है, कुछ और भी है। उसका जवाब टालते ही पिता गुस्से में कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मार्कविस ने हथियार टेबल पर रखा और गंभीर आवाज में पूछा, क्या मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूं? लड़का चौंका, ऊपर देखा और चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। आप तो हमेशा ऐसा करते हैं और हमेशा मुझ पर यकीन करते हैं। एडवर्ड ने नजरें नीचे कर लीं। मैजिशियन ने याद किया, पिछले जन्म में भी उसके पिता ने आखिर तक उस पर विश्वास किया था, कभी हार नहीं मानी थी। यही बात और चुभती थी, क्योंकि उसने तब कुछ नहीं किया। जब वह अपने मरे हुए पिता के सामने खड़ा था, तब पछताया। क्राउन तब मिट गया था, और तभी मिकेल ने फैसला किया था, वो अब वॉरियर नहीं बनेगा। टेबल पर झुकते हुए मार्कविस ने पूछा, क्या तुझे अपने आप पर भरोसा है? साफ और ठोस निगाहों से लड़के ने कहा, मेरे पास एक प्लान है, हर कदम जुड़ा हुआ है, पर अभी बताना जल्दी होगा। डंजन की बात बाद में करूंगा। मार्कविस उठ खड़ा हुआ और मुड़ते हुए कहा, जा, जो करना है कर ले। लड़के ने चुपकर धन्यवाद कहा। तभी उसकी निगाह कुछ और गई। मैजिशियन ने खिड़की की तरफ देखा। क्या वाकई मेहमान आ गए? आगे देखता हुआ आदमी बोला, नहीं। फिर पीछे मुड़कर पूछा, तूने कुछ देखा क्या? प्रोटैगोनिस्ट चुपचाप बाहर देखता रहा, फिर नजरें फेर लीं। शायद मेरा वहम था। ऑफिस के दरवाजे जोर से बंद हुए। एडवर्ड कमरे में अकेला रह गया। उसने सिर झुका लिया। मेरा बेटा किसी की याद दिलाता है। पीछे से एक आवाज आई, वो बिल्कुल हिज हाइनेस जैसा है। एडवर्ड ने ऊपर देखा। क्या हम वाकई इतने एक जैसे हैं? शेल्फ्स के बीच वो आवाज गूंज रही थी। अजनबी आदमी ने जवाब दिया, अपनी जवानी में मेरा मालिक भी वही था, मगर अब वो ज्यादा समझदार हो गया है। साइड की तरफ देखते हुए एडवर्ड ने पूछा, क्या उस लड़के ने बस महसूस किया कि कोई यहाँ है, या मुझे पहचान लिया जब मैं परछाइयों से बाहर आया? अजनबी आदमी ने मुस्कुराकर कहा, इसमें अजीब क्या है? मेरे घेरे वो आसानी से नहीं छुपते। फिर उसने गर्दन घुमाई और पूछा, क्या हम इन्हें हटा नहीं सकते? किसी ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए। वो था मोर्न। मार्की ने सवाल किया, क्या मेरे बेटे ने अब तक मेरी हरकतों में कोई बदलाव महसूस नहीं किया? बटलर ने भौहें उठाते हुए कहा, आखिरी दिनों में वो लड़का काफी बदल गया है, ज्यादा हिम्मत वाला हो गया है, और उसका जादू, वो तो एक नए स्तर पर पहुंच गया है। बिजली की चमक उसके हाथों में कूद गई। नायक ने अपनी नजर उठाई। मास्टर के सामने खड़े होकर नौकर ने कहा, यह सिर्फ जादू नहीं है। सर्कल मैजिक से ऐसा कुछ नहीं होता। शायद ये उसकी अपनी शक्तियां हैं। मिक ने अपनी छुपी हुई ताकत को जागृत किया है। चुपकर मोर्न ने कहा, वर्ग की हवा में कुछ खास नहीं है। ये सब उसके खानदानी खून की वजह से हुआ है। एडवर्ड चुप रहा। बटलर ने कहा, ये विरासत में मिली शक्तियां हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई हैं। अगर उसने खुद अपने अंदर इस शक्ति को जगाया है, तो ये साबित करता है वो हमारे परिवार का असली वारिस है। छत की तरफ देखते हुए आदमी ने सोचा, खून में छिपा टैलेंट कैसे जागता है? मार्की ने मुंह मोड़कर अपने आदमी से एक गुजारिश की। सीने पर हाथ रखते हुए सेवक ने कहा, मैं ये खास फर्ज स्वीकार करता हूं, जैसे हमने तय किया था। एडवर्ड ने सिर उठाया। उसका चेहरा शांत था। आदमी ने पूछा, क्या वक्त आ गया है? गाड़ी के पास वो लड़का खड़ा था जब किसी ने पुकारा, एडवर्ड। अपने नौकर को देखकर उसने पूछा, क्या बात है? मोरन ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, मार्की ने मुझे हुक्म दिया है।
मैं तुम्हारे साथ चलूं ताकि तुम किसी मुसीबत में न पड़ जाओ। जादूगर ने भौहें उठाई और सोचा, ये बात तो सही लगती है, लेकिन मैं जानता हूं उसके असली इरादे। नायक ने हाथ चुलाया और उसका शुक्रिया अदा किया। लायन ने पूछा, तुम क्यों चलना चाहते हो? मिक ने हंसकर कहा, शायद एक नैनी बनने जा रहा हूं। आगे देखते हुए लड़का सोचने लगा, मेरा ये साथी कभी अफवाह नहीं फैलाता। कमर पर हाथ रखते हुए बोला, चलो अब वक्त आ गया है पाव की एस्टेट का सफर शुरू करने का। घोड़ा गाड़ी एस्टेट के सामने रुकी। जादूगर चुपचाप खिड़की से बाहर देखता रहा। नायक ने पीछे मुड़कर देखा जब किसी ने कहा, यह एस्टेट भी कुछ कम नहीं है। हाथ पर थोड़ा झुककर मिकी ने हैरानी से कहा, पावोस ने यह जगह इतनी अच्छी हालत में कैसे रखी, जबकि आसपास सब कुछ ज्यादा अमीर नहीं लगता। मुंह मोड़कर उसने सोचा, मेरे पिता यहाँ होते तो उन्हें यह जगह जरूर पसंद आती। ये सिर्फ उस जगह की हालत नहीं थी, लोग भी खुश थे। उनके चेहरों पर सुकून था। आसमान में बादल तैर रहे थे। सूरज की किरणें पत्थरों पर चमक रही थीं। ये ईंटों की सड़क शायद हेलन फॉरेस्ट से सीधी यहाँ तक आती थी। पावेस का व्यापार शायद काफी अच्छा था, तभी तो इतने ईंटें अफोर्ड कर पाए। आंखें बंद करके लड़का बोला, ये जगह की शान नहीं, लोगों की खुशी मायने रखती है। एयर अपने पिता पर गर्व कर सकता है। लायन हैरान होकर बोला, ये बात वॉल्फर्गस के मुंह से? मैं तो हैरान हूं। गाड़ी के पहिए पत्थरों पर खटर पटर कर रहे थे। एस्टेट अलग था, उसके मुखिया की वजह से। लड़का बोला, मुझे उनकी इज्जत है। बेपना। उसने हाथ अपने घुटने पर रखा। नाइट ने मुस्कुराकर कहा, तुम हमारे आदरणीय मेहमान हो। जादूगर ने भौहें उठाई। मेरा दोस्त हमेशा अपने खून पर फख्र करता रहा है। तलवारबाज ने उसकी तरफ देखा, एक मुस्कान के साथ। एक चमकता हुआ प्रकाश स्तंभ उस पर पड़ रहा था। अकेले सर्वाइवर होने के बावजूद उसका फख्र कभी नहीं गया। गाड़ी आगे बढ़ रही थी। लायन ने कहा, हमारी अपनी सेना है। हम नियमित रूप से राक्षसों का शिकार करते हैं। हाथ पर झुककर डैगर ने पूछा, कौन आया है हमारे घर? लड़का आगे बढ़कर बोला, ये मेरा साथी है। लेकिन आदमी ने पहले तो सुना ही नहीं। टेबल के दराज में रखे जार्स में से एक उठाते हुए काउंट ने कहा, अगर मैं ये दवाइयां न लूं तो मैं मर जाऊंगा। जार को टेबल पर रखते हुए परिवार के मुखिया ने राहत की सांस ली। ऊपर देखते हुए उन्होंने अपने बेटे से कहा, कहानी आगे सुनाओ। भौहें सिकोड़ते हुए तलवारबाज ने दोहराया, मेरा साथी एस्टेट पर आ चुका है। टेबल पर बैठते हुए डैगर ने कहा, यह तो बिल्कुल अनपेक्षित है। अभी से उसके स्वागत की तैयारी शुरू करनी चाहिए। लायन ने बताया, वो गेस्ट लिविंग रूम में है। आदमी अपने हाथों पर झुक गया। जब बेटे ने देखा कि उनके पिता फिर से मुट्ठियों में गोलियां खा रहे हैं तो वो बोला, प्लीज शांत हो जाए। काउंट ने नीचे देखा और कहा, इस नौकरी में मैं जल्दी मर जाऊंगा। अब बताओ वाल फर्गस के उत्तराधिकारी के बारे में और क्या जानना चाहिए जो अभी लिविंग रूम में मेरा इंतजार कर रहा है। लड़के ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने उसे एक डंग की छोटी सी परेशानी के बारे में बताया था। ऊपर देखते हुए परिवार के मुखिया ने पूछा, इसका मतलब क्या है? डैगर की आंखों में चमक आई। वो हंसा और कलम उठाते हुए बोला, मुझे ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आदमी ने फैसला किया, ये अब मेरे बेटे का काम है। मेरे लिए ये सही होगा कि मैं अपनी मानसिक शांति के लिए पद छोड़ दूं। जवान बोला, मैं अकेले फैसला नहीं कर सकता। हाथ उठाकर नाइट ने कहा, मैंने तो अभी कुछ बताना शुरू भी नहीं किया। काउंट ने अपनी कलम स्याही में डुबोई। हाथों पर झुकते हुए उसने कहा, सब कुछ बताओ मुझे। आंखें संकरी करते हुए मुखिया ने याद दिलाया, वाल फर्गस का रुतबा हमसे ऊपर है। वो साम्राज्य के सबसे महान परिवारों में से एक हैं। धूप एस्टेट पर चमक रही थी। डंगोन के ऊपर पागल आंखें टंगी हुई थीं। ऊपर देखते हुए डैगर ने सोचा, वालगस ये डंगोन हमसे छीन लेंगे। तलवारबाज ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे ये पूरी तरह समझ में आ गया है। जादूगर ने मुझे एक शानदार सौदा ऑफर किया है और मुझे वो ऑफर स्वीकार करना ही पड़ा। गंभीर चेहरे के साथ आदमी ने पूछा, उस सौदे की शर्तें क्या थीं? जैसे ही उसे बताया गया, मिलर की कंप्लीट एए ट्रेनिंग मेथड, काउंट की आंखें हैरानी से फैल गईं। टेबल से कूदते हुए वो बोला, ये इसका मतलब क्या है? लायन ने समझाया, मेरे दोस्त के पास मिलर की पूरी शिक्षाएं हैं जो उसे कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार मिलेंगी। नायक की यादों में जब उसने तलवार पर मैजिक चलाया था, लड़के ने कहा, मैंने खुद इस शक्ति का हिस्सा देखा है। मुखिया ने भौहें उठाई और पूछा, और उस वादे का क्या?
लड़के ने कहा, आपसे बेहतर इस वादे की अहमियत कोई नहीं समझ सकता। नीचे देखते हुए डैगर सोचने लगा, आखिर इस डंगोन में ऐसा क्या छिपा है जो वलेरुस परिवार मिलर की पूरी विधि हमें देने को तैयार है। हाथ नीचे करते हुए आदमी बोला, मुझे उस गेस्ट से खुद बात करनी होगी। सिर पकड़ते हुए मॉर्टिन बोला, सब कुछ खत्म हो गया है। कब थामे हुए मिकी ने पूछा, आपको इतनी परेशानी किस बात की है? बटलर, जिसकी आंखों में डर साफ था, चिल्लाया, क्या नौजवान को अब भी कुछ समझ नहीं आता? पावो परिवार इतना आसान नहीं है। उसकी आवाज़ से लड़के की चाय छलक गई। सिर थामते हुए नौकर बोला, जब दूसरे रईसों को डंगोन के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा? लड़के ने पूछा, आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? आदमी ने मुंह मोड़ लिया। नीचे देखते हुए जादूगर ने सोचा, इसमें कुछ सच्चाई तो है, मगर मेरा मातहत एक अहम बात भूल रहा है। जादू से अपनी हथेली में कुछ यादें समेटते हुए नायक ने सोचा, मुझे पता है आगे क्या होगा, और मिलर की शिक्षा पावलो के लिए कितनी कीमती है। वो डंगोन को एक बोझ समझते थे जो हमेशा फेल होता रहा था। मुस्कराते हुए मिक ने सोचा, काउंट से बात करने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। लड़का बोला, सब ठीक हो जाएगा। अपने हाथ सीने पर जोड़ते हुए मोर्न ने पूछा, क्या काउंट सच में वालफेयर्स परिवार के किसी सदस्य से सौदा करेगा? होठों के कोने नीचे गिराते हुए लड़के ने कहा, काउंट अभी के अभी यहां पहुंच जाएगा। बटलर ने उदासी से भौहें सिकोड़ ली और सोच लिया कि उसका मालिक शायद पागल हो गया है। जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज़ दोबारा आई, नौकर की आंखें हैरानी से फैल गईं। पावा फैमिली लिविंग रूम में दाखिल हो चुकी थी। टेबल से उठते हुए जादूगर ने कहा, मैंने कहा था ना, मैं सही था। बेजर ने सख्त निगाहों से देखा। पिछले समय में भी वो अपने तेज फैसलों के लिए मशहूर था। हाथ में कप थामे उस आदमी ने कहा कि उसका मेहमान उस डंजन में दिलचस्पी रखता है। उसके सामने बैठते हुए प्रोटैगनिस्ट ने समझाया कि वो अपनी मैजिशियन स्किल्स का इस्तेमाल करके उस डंजन को एक्सप्लोर करेगा, क्योंकि ये किसी भी आम एक्सपेडिशन से ज़्यादा दिलचस्प और काम का है। काउंट ने भी रुचि दिखाई और पूछा, मैजिशियन के लिए इसमें ऐसा क्या है जो इतना कीमती है? अपने होठों पर हाथ रखते हुए पावा फैमिली के मुखिया ने अंदाज़ा लगाया कि शायद उनका मेहमान पहले से जानता है कि डंजन में क्या है। भौहें उठाते हुए उसने सोचा, क्या ये मिलर की टीचिंग से जुड़ा है? मिकी ने नीचे देखा, दूर कहीं ताकते हुए सोचा, मिलर की टीचिंग शायद इतनी नहीं है कि मुझे अंदर जाने दिया जाए। सीने पर हाथ बांधते हुए बेजर ने सख्ती से कहा, जो कुछ भी जानता है सब बता दे। लड़के ने ऊपर देखा, उसे लगा शायद ये ब्लफ है। दिमाग में एक चेस बोर्ड की कल्पना करते हुए जादूगर ने सोचा, फिलहाल तो चाल मेरे हाथ में है। आंखें फैलाते हुए हीरो ने कहा, मैं पक्का नहीं कह सकता कि वहां कुछ कीमती है या नहीं, लेकिन क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूं? आदमी ने कप से एक घूंट लिया। मिकी ने पूछा, क्या पावा फैमिली अकेले इस डंजन को एक्सप्लोर कर सकती है इस हाल में? काउंट ने भौहें सिकोड़ ली, झूठ न बोलने का फैसला किया और स्वीकारा, नहीं, हमारे पास वो क्षमता नहीं है, लेकिन हमें वाल फर्गस फैमिली से किसी को पार्टनर बनाने की भी ज़रूरत नहीं। छाती पर हाथ रखते हुए लड़के ने कहा, तो फिर क्या मैं आपका पार्टनर बन सकता हूँ? मुखिया ने पूछा, क्या ये सिर्फ तुम्हारे बारे में है या पूरी फैमिली के? लड़के ने नजरें मिलाईं, सिर्फ मैं, मुझे किसी एस्कॉर्ट की ज़रूरत नहीं। बेजर ने हाथ जोड़कर पूछा, टाइम फ्रेम क्या होगा? जादूगर मुस्कुराया और अपनी तर्जनी उंगली ऊपर उठाते हुए बोला, सिर्फ एक दिन। आदमी की आंखें चौड़ी हो गई, अगर एक्सपीडिशन फेल हो गई तो? प्रोटैगनिस्ट ने कंधे उचकाए, तो मैं आपको मिलर की सारी टीचिंग्स दे दूंगा। मिकी मुस्कुराया, अगर सब कुछ सफल हुआ तो हम लूट को आधा आधा बांटेंगे। रूइंस के दरवाजे के सामने हीरो और बाकी सब खड़े हैं। क्या हम सच में साथ जा रहे हैं? रायन ने पूछा। लड़के ने नाखुशी से सांस ली, नजरें फेरते हुए कहा, अगर तुझे डर लग रहा है तो यहीं रुक जा। आगे बढ़ते हुए लड़के ने कहा, मैं नहीं डरता, पावा कभी भी चुनौतियों से भागते नहीं हैं। उसने हाथ आगे बढ़ाया। साथ खड़ा नाइट अचानक रुक गया। क्या हुआ? मेज ने भौहें उठाईं। डंजन का एंट्रेंस ही एक जाल है, हमें तैयारी करनी होगी। मोर्टन ने अपना हाथ मुंह पर रख लिया, उंगली उठाई। बटलर ने समझा, हम ऐसे अंदर नहीं जा सकते, ये साधारण मगर सुरक्षित तरीका है। अनइनवाइटेड गेस्ट से बचाव का सवाल किया गया। मतलब? हीरो ने कहा, ये डंजन जिंदा है और इसके अंदर जिंदा प्राणी हैं,
मिकी ने जोड़ा। ये रेयर डंजन्स में से एक है जिसे अपनी मक्खियों को जिंदा रखने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। लायन मुंह खुले हैरान, तो जो भी यहां आया खा लिया गया। हाथ में फायरबॉल समन करते हुए लड़के ने कहा, हमें इसे मैना से फीड करना होगा। आग की लहर आगे बढ़ी और रूइंस के एंट्रेंस तक पहुंची।